बच्चों, तो सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। इससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप निकाला था। देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं एक्सिस के ऊपर, और वो भी किसी करंट कैरिंग लूप के लिए। करंट कैरिंग लूप क्या होगा? ऐसा कोई वायर जिसके अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने कहा कि ये मेरे पास कोई करंट कैरिंग लूप है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। इसकी वजह से हमें इसकी एक्सिस पर कई करंट पता, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको बायो-सेवर्ट लॉ और राइट हैंड पाम रूल आपको आना चाहिए। अगर ये तो दो चीजें आपको आती है तो आप इस डेरिवेशन को इजीली कर पाएंगे। अगर नहीं आती है तो पहले आप राइट हैंड पाम रूल और बायो-सेवर्ट लॉ को देखें। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड हेडिंग लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। सबसे पहले तो हमने कहा ये मेरे पास कोई सर्कुलर लूप है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इसकी ये कोई एक्सिस है। इस एक्सिस से यहां पर कोई पॉइंट है, लेट सपोज वो पॉइंट पी है, जिसके ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जिसके ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और इसके रेडियस आपने कहा, लेट सपोज इसकी रेडियस हमारे पास आर है। इस पॉइंट की इस यहां से जो इंक्लाइन डिस्टेंस है दैट विल बी स्मॉल आर, और ये पॉइंट जो है इससे एक्स डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। और इस पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इस वायर के लिए। अब अभी तक हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसके लिए एक ही फॉर्मूला अवेलेबल है, और वो है आपका बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ ये कहता है कि एक स्मॉल सा एलिमेंट लेंगे आप, एक स्मॉल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड बायो-सेवर्ट आपको कैलकुलेट करके बता सकते हैं। दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और डी बी इज इक्वल टू, वी कैन ऑल्सो राइट एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन में आर क्यूब। वेक्टर फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और स्केलर फॉर्म में चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहां पे जो थीटा है वो एंगल है आर और डीएल के बीच का। डीएल कोई लाइन एलिमेंट है या करंट एलिमेंट है, जो स्मॉल सा करंट जिस एलिमेंट में से फ्लो हो रहा है उसके लिए आपको बायो-सेवर्ट की मदद से आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करें, जब हमें एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, पी पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो वही काम करना है कि एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे, इसका डीएल एलिमेंट। ये मैंने डीएल लाइन एलिमेंट कट किया, ये डीएल लाइन एलिमेंट मैंने यहाँ पे कट किया, जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपका डीएल याद रखो बेटा, वेक्टर है। डीएल कैसा है? वेक्टर। लाइन एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? जो डायरेक्शन करंट की, करंट की डायरेक्शन कैसी है? इस तरीके से। तो डीएल एलिमेंट यहाँ पे जो आपने कट किया उसकी डायरेक्शन किधर? इधर। ये रहा मेरा डीएल एलिमेंट। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करी जाए पी पर? तो हमने एक एलिमेंट काटा, ऐसा इसका एक और एलिमेंट काटेंगे। मान लीजिए यहां पर मैंने काटा डीएल, तो ये भी डीएल। करंट कैसे घूम रहा है? इस तरीके से। करंट कैसे घूम रहा है? ये आपको बना हुआ ऐसा दिखाई दे, करंट ऐसा घूम रहा है, ऐसा सामने इस तरीके से करंट रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे डीएल की डायरेक्शन इधर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो इस तरफ होगा, यहाँ पे करंट होगा इस तरफ, तो डीएल की डायरेक्शन मेरे पास इधर। पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले पता करते हैं कि पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड लेंगे। राइट हैंड लिया पाम रूल लगाने के लिए, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में थंब को लगाएंगे। अब देखिए ये लूप ऐसे घूम रहा है, मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये लूप ऐसे तरीके से बना हुआ, तो ये रहा मेरा करंट की डायरेक्शन इनवर्ड। यहाँ पे करंट कैसा? इनवर्ड। कर्ल कर रहे फिंगर्स को टुवर्ड द पॉइंट पी, तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड आपको पता चलेगी कहां जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड डीबी। फिर से सर्कुलर लूप है, इस तरीके से घूम रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, यू आया, फिर यू गया, यू गया। आपने करंट के डायरेक्शन में थंब को लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका, इस पॉइंट की तरफ अपने फिंगर्स को कर लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आपकी बनी डीबी। अगर यहां से मैं इस लाइन एलिमेंट की बात करूं, तो इस लाइन एलिमेंट के लिए देखो बेटा, करंट कैसे घूम रहा है? इधर, यानी कि करंट ऐसा गया, अब यहां आके करंट इधर, करंट का ऊपर से आया नीचे, इस तरीके से घूम रहा है। अब ये करंट की डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट के ऊपर
करंट की डायरेक्शन आपकी तरफ, और कर्ल करे फिंगर्स को टुवर्ड्स द पॉइंट, तो ये P पॉइंट की तरफ कर्ल करेगा, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है दैट विल बी dB एंड दिस डायरेक्शन। अब मैंने dB dB इक्वल लिया है क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस भी सपोज आपके पास, सपोज नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि ये रिंग ऐसी है बेटा, तो ये डिस्टेंस कहीं से भी मेजर करोगे, यहां से, यहां से, यहां से, ऐसे कहीं से भी मेजर करोगे, दैट विल बी इक्वल टू R, दैट विल बी इक्वल टू R। सिमिलरली रेडियस ऑफ द रिंग R इज कांस्टेंट कैपिटल R। अब हमने सपोज क्या किया, हमने सपोज ये कर लिया कि दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा एंड दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। क्यों किया है भी पता चलेगा। उससे पहले अगर ये मेरे पास R है, यहां पे देखो बेटा, ये क्या होता था, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता था, अगर डायरेक्शन पता करने जाएं तो dl क्रॉस r, dl क्रॉस r, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होने वाली है वो परपेंडिकुलर होने वाली है dl के भी, वो परपेंडिकुलर होने वाली है r के भी, सॉरी r के भी। मैग्नेटिक फील्ड dl के और r के परपेंडिकुलर भी होगी। dl कहां है बेटा, ये रहा, r कहां है बेटा, ये, और मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है भाई, ये dl हो गया, ये r हो गया, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होने वाली है, किसके, dl के भी और r के भी। तो ये मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है db, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द dl, परपेंडिकुलर टू dl एंड ऑल्सो r। भाई r से भी परपेंडिकुलर होगी, यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि ये मेरे पास क्या है, तो ये है एक टेंजेंट, ये है एक टेंजेंट, मान लो आपके पास एक सर्कल है, ये रहा मेरा टेंजेंट, यानी कि ये रहा मेरा dl, ये रहा मेरा dl, और यहां से देखो, यहां से वो लाइन है जो उस पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, तो इस r और इस dl के बीच का एंगल कितना, 90। दिस एंगल इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। अरे होगा कि नहीं, ये dl, ये dl, ये r, ये r, तो दिस एंगल कुछ इस तरीके से, ये एंगल, ये r है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू 90। ये एंगल कितना है मेरे पास, 90। फिर हमने ये कहा, हमने कौन सी बात कही, फिर हमने ये कहा कि हमारा db जो है वो dl के परपेंडिकुलर है, ओके। तो ये रहा मेरा dl, ये रहा मेरा r, और ये रहा मेरा b, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, थीटा इज 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा कितना आपका, 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर भी, अब ये लग तो ऐसे रहा है कि सर ये तो इधर जा रहा है, एक्चुअल में इधर नहीं जा रहा बेटा, घूम रहा है, तो ये एक्चुअल में कहाँ है, बाहर, और ये बाहर है, तो ये एंगल देखो इन दोनों के बीच का कितना है, 90। तो यहां पर r वेक्टर और dl वेक्टर के बीच का एंगल फिर से कितना होगा, 90। इसको थोड़ा ऐसा बना दिया जाए, सर अब कैसे भी बना देते हैं भाई, सर ऐसे नहीं बना रहे हैं, बता रहे हैं ना कि इस तरीके से घूम रहा है, तो ये आपकी तरफ है और ये इधर है, तो दिस इज इक्वल टू 90। ओके, अब ध्यान से देखो, हमें ये देखना है कि ये है मेरा r और ये है मेरा db, ये है मेरा r, ये है मेरा db। इस dl के लिए ये है r, ये है db। ये पूरा एंगल जो है दिस इज 90 डिग्री। पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। पूरा एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि db और r एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, db और r एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दिस इज मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। db और r परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री। अब ये हमने थीटा एज्यूम किया, ये भी थीटा एज्यूम किया, तो दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस ऑफ थीटा। वी कैन राइट, ये स्मॉल सा एंगल मेरे पास 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। इधर आ जाइए, ये रहा r, ये रहा db, ये रहा r, ये रहा db, तो दिस एंगल इज इक्वल टू 90, दिस एंगल इज इक्वल टू 90, तो दिस इज, ये किसके इक्वल है, थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा, सॉरी, तो यहां पर भी 2 थीटा है, 90 माइनस थीटा नहीं, 90 माइनस 2 थीटा। अरे ये थीटा
और ये पूरा 90, तो 90 माइनस 2 थीटा दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। तो ये एंगल मेरे पास आया 90 माइनस 2 थीटा। ओके, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए कुछ इस तरीके से, इस पॉइंट से जाते हुए, और हमने ये कहा कि अब मुझे ये एंगल बताओ कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल मुझे पता करना है, ये एंगल मुझे पता करना है। अब ये एंगल पता करना है तो भाई देख लो कैसे पता करोगे। मान लो ये एंगल मेरे पास x है, ये एंगल मेरे पास x है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा एंगल देखो पहले कितना 90, ये हो गया 90 माइनस कितना थीटा माइनस कितना 90 प्लस कितना हो गया 2 थीटा। 90 से 90 गया, थीटा में से एक थीटा गया, x इज इक्वल टू थीटा। नहीं आया समझ में, नहीं आया? नो सर बिल्कुल नहीं आया। ओके कोई बात नहीं। मैंने कहा कि ये एंगल बताइए कि ये एंगल कितना होगा, तो भाई ये एंगल देखो यहां से ही दिखाई दे रहा है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये पूरा मेरे पास कितना है 90, ये पूरा मेरे पास 90 है, और यहां से यहां तक का कितना है, यहां से यहां तक का थीटा 90 माइनस 2 थीटा, इतना है थीटा 90 माइनस 2 थीटा। अगर पूरा 90 है तो 90 में से थीटा 90 माइनस 2 थीटा को हटा दीजिए, यानी कि अगर मैं बात करूं कि x कितना होगा, तो x की वही बात, x जो है उसमें से हटा दीजिए, किसको, उसमें से हटा देना है आपको। टोटल एंगल मेरे पास 90 है, तो 90 में से सर हटा दीजिए किसको, 90 माइनस 2 थीटा को हटा दीजिए, साथ में इस थीटा को भी, इस एंगल को हटा दीजिए। जो बचेगा वो मेरा x होगा, दैट विल बी 90 माइनस 90 प्लस 2 थीटा माइनस थीटा, देन x इज इक्वल टू थीटा। भाई कैसे भी आप उसको सॉल्व करें वो थीटा आएगा, तो दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। और सिमिलरली यहां पर भी ये एंगल कितना होगा आपका थीटा। क्यों, वही बात, ये देखो ये पूरा एंगल कितना 90, पूरा एंगल कितना बेटा 90, 90 में से कौन जाएगा, थीटा जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा जाएगा, तो ये मेरे पास थीटा बचेगा। 90 में से थीटा जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा जाएगा, दैट विल बी थीटा। तो वो एंगल भी मेरे पास कितना बचने वाला है, थीटा। एक बार फिर से कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, एंगल को समझने में पूरा हटा देते हैं। ध्यान से देखना है आपको। ये है मेरा पॉइंट P, ये इस तरीके से और ये रहा इस तरीके से, ठीक है। हमने कहा ये एक बेस लाइन मानी है अपने, और ये है मैग्नेटिक फील्ड dB, और इधर है आपकी मैग्नेटिक फील्ड वो भी dB। आपने कहा कि ये एंगल हम थीटा एज्यूम करते हैं और नीचे वाला एंगल भी हमने थीटा एज्यूम किया है, ये हमारा एज्यूमशन है। ओके, अब ये R है, ये TB है, ये R है, ये DB है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो पूरा एंगल है बेटा यहां से लेके यहां तक का ये 90, तो दैट विल बी 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा, होल एंगल इज 90, दैट थीटा, थीटा 90 माइनस 2 थीटा। सिमिलरली अगर यहां पे देखें ये dB ये R, ये dB ये R, ये इस वाले लाइन एलिमेंट के लिए ले रहा हूं, ये dB ये R, पूरा एंगल 90, और ये थीटा तो 90 माइनस 2 थीटा यहां पर भी। अब 90 माइनस 2 थीटा एंगल, ये एंगल कितना थीटा, और पूरा कितना 90, यानी कि पूरे एंगल 90 में से थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा हटा दिया जाए तो जो बचेगा वो एंगल मेरा थीटा। यहां पर भी जो बचने वाला है वो एंगल मेरे पास थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया है बेटा, ऐसा मैंने इसलिए किया कि ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है इसके मैं कंपोनेंट करने वाला हूं, एक वर्टिकल कंपोनेंट इसके साथ, जो कि होगा dB cos थीटा, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट जो कि होगा dB cos थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि होगा dB sin थीटा, दूसरे वाले का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आप लोगे वो आएगा dB sin थीटा। बस यही काम करना था। अब ये डेरिवेशन काफी इजी है, अगर आपको डायरेक्शंस ठीक से याद है, अगर आपको एंगल ठीक से याद है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर होगी, हमने ऊपर एक लाइन एलिमेंट लिया, उसकी वजह से हमने कहा dB, यहां पर उसका एक कंपोनेंट dB cos थीटा, उसका कंपोनेंट dB sin थीटा। अगर दूसरा लाइन एलिमेंट हम सिमेट्री के हिसाब से नीचे लिया तो उसका एक
मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट dB cos थीटा इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड dB sin थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, अब मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास कितनी होगी, B इज इक्वल टू, अब ध्यान दो बेटा एक चीज ये कि जो dB cos थीटा है अपवर्ड है और ये जो dB cos थीटा है डाउनवर्ड है, और दोनों इस पॉइंट से सिमिलर डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है और अपोजिट डायरेक्शन में। तो dB cos थीटा जो है वो तो एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं, यानी कि मैं लिखूं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is cancel out टीचर, एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं। कौन से, मैग्नेटिक, तो उसका कोई भी नेट मैग्नेटिक फील्ड में इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये तो गया dB cos थीटा। अब मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो बेटा मैंने क्या किया है कि सर dB sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड होगी इस dl एलिमेंट के द्वारा, यानी कि इंटीग्रेशन अब मुझे करना है dB sin थीटा का। किसका करना है, dB sin थीटा का। कैसे, यहां से लिया तो dB कंपोनेंट, फिर घुमा, फिर एक और कंपोनेंट लिया तो उसका एक dB बचेगा क्योंकि उसका dB cos थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। फिर एक कंपोनेंट लिया उसका dB sin बचेगा, यहाँ पे कंपोनेंट लिया जिसका dB sin बचेगा। अच्छा याद रखो यहाँ पे 2 dB sin थीटा आपको नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन करने वाला हूं पूरी रिंग का बेटा, और पूरी रिंग में वो सारे dB आ जाएंगे, वो ये वाला भी काउंट हो जाएगा, ये वाला भी काउंट हो जाएगा। अगर आपने यहां पे कहीं dl कंपोनेंट लिया उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली dB, तो उसके सामने वाला भी काउंट हो जाएगा। अगर आपने उसको इंटीग्रेशन कर दिया 2 dB sin थीटा तो वो डबल काउंट हो जाएगा, क्योंकि आप इंटीग्रेशन करने वाले पूरी रिंग के लिए, और पूरी रिंग में जितने भी एलिमेंट है dl जितने भी आप एलिमेंट कट करोगे सबके लिए dB काउंट हो जाएगा। तो dB को 2 टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप dB को 2 टाइम लिखते हैं तो आप रिंग को हाफ टाइम के लिए इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि मुझे पूरी रिंग को इंटीग्रेट नहीं करना है, आधी रिंग को करना पड़ेगा, क्योंकि यहां का जब मैं इंटीग्रेशन ले लूंगा और 2 dB sin थीटा अगर मैंने लिखा तो ये भी काउंट हो जाएगा। अगर मैं यहां का dl लूंगा और मैंने लिखा 2 dB sin थीटा तो ये भी काउंट हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन जब मैं करने चाहूं तो मुझे ध्यान रखना कि अगर मैं पूरी रिंग इंटीग्रेशन कर रहा हूं, देयर इज नॉट 2 dB sin थीटा, दैट इज ओनली dB sin थीटा। और अब ये एक्सप्रेशन काफी इजी है, dB sin थीटा, dB की वैल्यू रख दे तो dB की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये है μ0/4 पाई I dl sin थीटा, यानी कि साइन। अब देखो बेटा थीटा क्या है, थीटा एक्चुअल में क्या होता है, एंगल dl और r के बीच का। तो यहाँ पे कितना है बेटा, ये 90, यहाँ पर भी कितना है 90। कितने भी लेते जाओ, कितने भी एलिमेंट कट करके जाओ, सबके साथ dl और r का एंगल कितना होगा, 90, दैट विल बी sin 90। ये हो गया हमारा dB इंटू साइन थीटा, अपॉन में क्या लिखेंगे, दैट विल बी r स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है उनको बाहर करते जाए, μ0/4 पाई कांस्टेंट बाहर निकलेगा, I कांस्टेंट बाहर निकलेगा, dl कांस्टेंट नहीं है, sin 90 की वैल्यू 1, sin थीटा भी आपका कांस्टेंट है बताते हैं, अपॉन में r स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन सिर्फ होगा आपका dl का। देखो बेटा आपने जब इस रिंग का थीटा एंगल डिसाइड किया, ये थीटा है ना, ये एंगल मेरे पास एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल ये थीटा है। अब मैं इसका दूसरा एलिमेंट लूंगा तब भी ये थीटा होगा, तीसरा एलिमेंट लूंगा तब भी ये थीटा होगा, मैं नीचे वाला एलिमेंट लूंगा तब भी थीटा होगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं किसी को, तो ये जो एंगल है आपका एक्सिस के साथ बनाया हुआ, मान लो इस तरीके से, तो दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। अब मैं घूमता जाऊंगा तो एंगल थोड़ी चेंज होगा, थीटा थोड़ी चेंज होगा, थीटा नहीं चेंज होगा, चाहे आप कहीं पर भी एलिमेंट को कट करें थीटा चेंज नहीं होगा, देयर शुड बी थीटा, बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सिस एंड आर। अब ये रोटेट हो सकता है भाई, आर चेंज भी नहीं होगा, कांस्टेंट हमारे पास थीटा कांस्टेंट है भाई, थीटा चेंज नहीं होगा, दैट आर भी कांस्टेंट है, कहीं से भी देखते चाहिए, ये आर ये वाले डिस्टेंस, मैं ऐसे देखूं कहीं से भी, ये रिंग है, इस रिंग में कहीं से भी आप देखेंगे तो आपका आर जो है कांस्टेंट, सिर्फ जो चेंज होने वाली है लेंथ, हमने लेंथ को इंटीग्रेशन किया और लेंथ कितनी चेंज होगी, दैट विल बी, यहां लिख दिया जाए इसको, तो b इज इक्वल टू μ0/4 पाई I
साइन थीटा, अब साइन थीटा को क्यों ना बेटा ये रहा मेरा थीटा, तो साइन थीटा को मैं क्या कैपिटल आर अपन में स्मॉल आर लिख दूं, कैपिटल आर अपन में स्मॉल आर स्क्वायर लिख सकता हूं ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर। साइन थीटा को मैंने लिखा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर एंड लेंथ, अब ये सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग की जो टोटल लेंथ का इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, उसके सरकमफेरेंस के इक्वल। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस सर, 2 पाई से कैंसिल हो रहा है 4 पाई जो कि 2 बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग इज म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर और आर स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब। अब ये जो आर क्यूब है क्यों ना इसको आर और एक्स के टर्म में लिख लिया जाए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहां से एक्स है ना, तो इस आर क्यूब को जब एक्स के टर्म में लिखने जाएंगे, ये आर है मेरे पास तो मुझे पाइथागोरस में पता है दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन प्लेस ऑफ आर क्यूब, इन प्लेस ऑफ आर वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ 2b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई कैपिटल आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 टेस्ला, that is the required magnetic field on the axis of current carrying loop. Net magnetic field mu naught upon 2 I r square upon में r square plus x square की पावर 3/2 इतनी टेस्ला इतनी होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो बेटा डायरेक्शन यहाँ पे देखो db sin थीटा किधर होगा, इस डायरेक्शन में। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आपके पास होगी इस डायरेक्शन में। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कोई पॉइंट यहां बना दिया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहां पर कोई पॉइंट है P, अब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो आप अपना वही राइट हैंड पाम रूल या यूज करें, राइट हैंड ले, और राइट हैंड के लिए करंट के डायरेक्शन में बना, ये आपका लूप इस तरीके से घूम रहा है बेटा, ये लूप इस तरीके से घूम रहा है, ये रहा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड निकालने को जब कहा जाए इस पॉइंट की तरफ, तो ये देखो अब मेरे पास यहाँ पे करंट कैसा है, इनवर्ट जू 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 ये घूम रहा है इधर, इस तरीके से ये घूम रहा यू, तो मैग्नेटिक फील्ड निकाली ऐसे, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी बेटा, इधर, ये रहा मेरा डीवी। नीचे आए मैग्नेटिक फील्ड, फिर ये ऐसे घूमेगा, करंट इधर, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने गए तो ये रहा करंट यू घूम रहा है, यू 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 ये घूमा, और मैग्नेटिक फील्ड निकालने गए टुवर्ड्स द पॉइंट, तो वो मेरे पास किधर है, उधर। कैसे बनाओगे, इधर, ये P पॉइंट अगर होता तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनती इधर, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती वो इस डायरेक्शन में होती P। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास करंट कैरिंग लूप है, कोई वायर है जो सर्कुलर है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने को कहा जाए, तो चाहे आप उसके इस साइड निकाले चाहे आप उसके इस साइड निकाले, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शुड बी सेम। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी इसी डायरेक्शन में होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अगर करंट की डायरेक्शन बदल दी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, अगर एक तरफ ने कैलकुलेट करी और इधर आई, तो दूसरी तरफ कैलकुलेट करेंगे वो भी इधर आएगी, तो आइदर साइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज सेम। चाहे पॉइंट को इधर लें और उसी वायर के लिए, उसी लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड किसी और पॉइंट पे निकाले, तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में होगी। आगे बात समझ में? ओके। अब पूछा गया कि एक्सिस पर निकालो, तो एक्सिस यानी कि सेंटर पर निकालो। मान लो कि आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे भाई? सेंटर पर एक्स इज इक्वल टू क्या रखना है, 0। सेंटर पर एक्स इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट शिफ्ट होते 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 यहाँ सेंटर पे आ गया। तो B इज इक्वल टू, जो मेरे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2, देयर विल बी आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर सेंटर पर पूछा गया है एट सेंटर, तो अगर पॉइंट को उठा के सेंटर पे रख दिया जाए, दैट विल बी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपके पास B इज इक्वल टू आएगी म्यू नॉट अपॉन 2, ये 0 गया तो ये 0, r 3/2, r से r कट जाएगा, तो दैट विल बी I/r। तो भाई यही तो हमने कैलकुलेट करी थी,
मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अगर वो सर्कुलर है कुछ इस तरीके से और उसके सेंटर पे पूछा जाए, अगर उसकी रेडियस r है, उसकी रेडियस r है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, μ0/2 I/r। इंफिनिटी पर क्या होगा बेटा, दूसरा केस होता है एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी अगर x आपका इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो आप एक चीज तो क्लियर है, वो ये कि सर धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। यानी कि x की जगह पे मैं इंफिनिटी रखता हूं, x की जगह पे मैंने इंफिनिटी रखी तो 1/इंफिनिटी इक्वल टू 0, सॉरी इंफिनिटी 1/इंफिनिटी, यानी कि ये 0 तो 1/इंफिनिटी, दैट होल टर्म इज इक्वल टू 0। अरे ये रखो ना बेटा, इसको आपने रखा इंफिनिटी। अब इंफिनिटी रखा तो इंफिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट इंफिनिटी जब कैलकुलेट करने जाएंगे दैट विल बी 0, होना भी चाहिए। आप लूप से दूर जा रहे हैं बेटा, दूर जा रहे। अब दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, स्ट्रेंथ कम होगी, और वो क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। उसकी स्ट्रेंथ कम होगी और क्या होने वाली है, 0। एक ग्राफ कभी कभी हमें एग्जाम में पूछा जाता है, वो ऐसा ग्राफ है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं किसी एक्सिस के लिए, मान लो ये x है आपका पॉजिटिव, ये आपका मान लो x नेगेटिव, आप इधर जा रहे हैं तो x पॉजिटिव, इधर जा रहे हैं तो x नेगेटिव। ये है मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x और ये है मेरा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x, और ये है मेरी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और x के बीच में ग्राफ बनाए, यानी कि जब आप इधर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे हाईएस्ट तो कहां पर होगी भाई, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी एट सेंटर। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। और किस तरीके से डिक्रीज हो जाएगी, कुछ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती जाएगी इस तरीके से, r + x² 3/2 इस स्केल के हिसाब से वो डिक्रीज होती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जब आप इधर आओगे, यहां पे कोई पॉइंट है, उसके लिए अगर आपको बनाने को कहा जाए, सेम के लिए लूप सेम है, अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न सेम है, करंट सेम है, और आपको बनाने को कहा जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ जो है पॉजिटिव एक्स में और नेगेटिव एक्स में, भाई ग्राफ जो है वो सेम बनना चाहिए। सेम बनने का मतलब है कुछ इस तरीके से, सेम बनने का मतलब है इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं करना, चाहे आप पॉजिटिव में जाएं, चाहे आप नेगेटिव में जाएं, चाहे आप इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकाले, चाहे आप इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकाले, लेकिन दोनों बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों बार मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव पे होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैग्नेटिक फील्ड यहां बना दी जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि मैग्नेटिक फील्ड को यहां डिजाइन कर दी जाए, ऐसा अगर है तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होना चाहिए बेटा, सेम। हाँ, ये हो सकता है कि ये ग्राफ पूरा का पूरा नीचे बन जाए, ये ग्राफ पूरा का पूरा आप नीचे बना सकते हैं, दैट विल बी करेक्ट। ओके, अरे आई बात समझ में, अरे इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आई। अगर आप इस ग्राफ को यहां बना देते हैं, अगर आप इस ग्राफ को यहां बना देते हैं, इसका मतलब हुआ कि जब आप x की तरफ जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो इधर थी, लेकिन आप जब नेगेटिव x की तरफ गए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई, पहले पॉजिटिव आई में थी अब नेगेटिव आई में हो गई। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहे किधर भी करंट फ्लो रहा हो, दोनों तरफ सेम होगी। ये हो सकता है कि आपने इधर ली हो तो ये भी इधर होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। तो दैट ग्राफ शुड बी कुछ इस तरीके से। और एट इंफिनिटी पे ये क्या होने वाली है बेटा, 0। एट इंफिनिटी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाली मेरी, 0। मैक्सिमम कहां पर है, ये रही मैक्सिमम होती है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द एक्सिस, और मिनिमम होती है एट द इंफिनिटी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल दी वेरी बेस्ट।